आज का केस बिल्कुल अलग तरह का केस है। यह स्पेस यानी स्थान की अपेक्षा टाइम में अधिक फैला हुआ है, जिससे इस केस में साइट प्लान बिल्कुल गौण हो गया है। हम साइट प्लान पर कोई सवाल पूरे क्रॉस में नहीं पूछने वाले हैं, बल्कि इस केस को अलग अलग खंडों में पार्टीशन करके तब हम सबको एक एक करके नष्ट करने वाले हैं। अंग्रेजों वाला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे कि पहले बांट दो और फिर छांट दो, डिवाइड एंड रूल। इस तरीके का क्रॉस एग्जामिनेशन हम इस केस में करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एक महिला ने अस्पताल में पुलिस वाली मैडम को 12 जून 2024 को एक बयान दिया था। उसने कहा था, मेरी मां का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। पिछले 2-3 दिन से मां से मिलने जाने के लिए पति को बोलने पर बाद में चली जाना ऐसा कहता रहा। आज पति बोले, अपने भाई को बुला लो, उसी के साथ चली जाना। मेरे पति द्वारा मायके नहीं जाने देने पर, चली जा बोलने पर, अपमानित करने से प्रताड़ित व परेशान होकर घर के बाथरूम में रखे हुए हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का पूरा बोतल पी गई। यह मैं स्वयं पी हूं। पति द्वारा मायके जाने को बोलती तो उसने पहले भी मारपीट किया है। यह उस महिला का अक्षरशः बयान है जो उसने 12 जून 2024 को दर्ज करवाया था। महिला का बयान लिखकर पुलिस चुप बैठी रही। 29 जून 2024 को महिला डिस्चार्ज हुई तो पुलिस ने महिला के उपरोक्त बयान जो 12 जून 2024 को दर्ज किया था, उसको शिकायत मानकर पति के खिलाफ एक मुकदमा लिख दिया। 12 जून और 29 जून के बीच वाले 17 दिनों में पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन पहले कंप्लीट कर ली थी। तो जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई तो इसके 3-4 भाग अलग अलग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एक तो महिला का पक्ष था, कैसे उसके साथ अत्याचार किए गए। दूसरा उस प्राइवेट अस्पताल का पक्ष था जो पैसे बनाने के चक्कर में बिल बनाता रहा और महिला के अनेक टेस्ट करवाता रहा। इससे ऐसा लगा कि महिला इतने दिन तक अस्पताल में भर्ती रही है तो बड़ी गंभीर चोटें मारी गई होंगी। इसने आरोप को बढ़ावा दिया था। अगला तीसरा भाग पुलिस द्वारा की गई डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का था। ऐसा लगता था पुलिस पूरी तफ्तीश के दौरान नींद में सुस्त पड़े रहने की बीमारी से पीड़ित थी। चौथा और सबसे गंभीर दोष वाला भाग था पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कानून का घोर उल्लंघन। ये भाग दूर से चार्जशीट का हिस्सा नजर आते थे। ऐसा लगता था कि इस चार्जशीट के सभी हिस्से आपस में गूंथकर बनाए गए हों, लेकिन यदि इनको वास्तव में नजदीकी से देखा जाए तो ये 4-5 हिस्से इसके अलग अलग नजर आते थे। हमने इनको अलग अलग करके अपने क्रॉस द्वारा तोड़ देने की योजना बनाई। आइए हम मिलकर सीखते हैं कि यह कैसे हो पाया था। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। सबसे पहले तो केस को पढ़कर हमने समझ लिया था कि हमारा पूरा बचाव तंत्र इस 12 जून वाले बयान पर टिका हुआ रहेगा। यह 12 जून वाला बयान केस दर्ज होने से पहले का बयान है, इसलिए जब भी हम इससे संबंधित क्रॉस करेंगे तो वह पूरा क्रॉस सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट या जो नया बना है उसका सेक्शन 143 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ही किया जा सकेगा, जो पुरानी कही गई बातों पर क्रॉस करने की विधि समझाता है। इसके लिए पहले तो गवाह को पुरानी कही गई बात पढ़कर सुनाई जाती है या उसको पढ़वाई जाती है कि लीजिए पढ़ लीजिए, और फिर उस पर सवाल पूछे जाते हैं। पुरानी कही गई बात को गवाह को सुनाया जाना एक कानूनी आवश्यकता है, सबको सुनानी होती है। सबसे पहले महिला के आचरण पर सवाल करके पति को क्रूएल्टी के आरोप से बाहर करना होगा। महिला खुद कार ड्राइव करना नहीं जानती थी। ऐसे में वह या तो पति के साथ उसकी कार में मायके जा सकती थी या महिला का भाई आता और वह उसको ले जाता। लेकिन पत्नी ने कहीं भी
इस तरह समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की थी। केवल पति को दबाया गया था कि मुझे अभी मायके ले चलो। यह नहीं पूछा कि आज चलें या कल चलें या कब चलें, या ऐसा भी पूछ सकती थी कि भाई को कब बुलवा लें। तो अपने क्रॉस द्वारा पत्नी के इस आचरण को कोर्ट के सामने लाया जाना बहुत जरूरी है। इस आचरण के सामने आने से पत्नी के ऊपर से क्रूअल्टी का आरोप हट जाएगा। दबाव पत्नी बना रही है, यह बात हम केवल क्रॉस के द्वारा ही कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर दिखा सकते हैं। महिला से पूछा जाना होगा, आपने पति का ऑफिस शेड्यूल कभी पूछा हो, या आपने बस के द्वारा अपनी माता के घर जाने का विकल्प पति को दिया हो, या आपने माता पिता से बात की हो कि पति को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं कैसे आऊं, या कभी आपने अपने भाई को कॉल किया हो कि आजा, आकर मुझे मायके ले जा भाई। आपने अपने दोनों बच्चों के स्कूल छूट जाने की समस्या पर भी पति से कभी डिस्कस नहीं किया लगता है। बताएं किया था क्या? पति ने किसी पॉइंट पर महिला को मायके जाने से मना नहीं किया है, केवल जाने के समय को एडजस्ट करने की बात कही है। और यह एक क्रूअल्टी नहीं हो सकता है, लेकिन यह संभावना क्रॉस के द्वारा ही रिकॉर्ड के ऊपर लाई जा सकती है। इस महिला के आक्रामक व्यवहार को भी क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही उभारा जाना चाहिए। दूसरा जो पक्ष है इसका, हमने अस्पताल वालों का बिल देखा है। हालांकि बिल पति नहीं भरा है, लेकिन अस्पताल ने बिल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपा लिया है। अस्पताल के जिस रूम का किराया प्रतिदिन 5,000 रुपये से अधिक होता है, उसकी किराए की राशि पर जीएसटी दिया जाना जरूरी होता है। बिल आप देख सकते हैं, बिल में 17 दिन तक रुकने का कोई बिंदु नहीं दिखाया गया है, तो जीएसटी की चोरी तो हमें सामने दिखाई दे रही है। अन्य बिंदु यह है कि केस फाइल में लगे सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पर लिखा है कि ये कागजात जुडिशियल या लीगल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। अब यदि हॉस्पिटल के कागजात को जुडिशियल या लीगल उद्देश्यों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो वे कागजात मुकदमे की फाइल पर लगाए क्यों गए थे, किसने लगवाए थे? यह किसी की साजिश थी या किसी से नादानी में हुआ था? यह सब बातें क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निकाली जा सकेंगी। वैसे इन सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट से यह पता चलेगा कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी महिला बयान देने की हालत में थी, बोल बतला रही थी, और दवाइयों के ये मोटे बिल केवल इस कारण हैं कि यह एक प्राइवेट अस्पताल था। तो ऐसे में जब भी अस्पताल वाला व्यक्ति बयान देने आए तो उससे हर मेडिकल स्टेप के बाबत क्रॉस में यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि इस टेस्ट का बिल तो आपने यहां इसमें जोड़ दिया था ना। इससे फाइनल आर्गुमेंट्स के समय यह दिखाने में मदद मिलेगी कि दवाइयां दिए जाने के पीछे मरीज की आवश्यकता ही एकमात्र आवश्यकता नहीं थी, उसके साथ साथ अस्पताल के आर्थिक हित भी महत्वपूर्ण कारण थे। उद्देश्य यह दिखाना है कि महिला को अनावश्यक रूप से अस्पताल में भर्ती रखा गया था। इस केस में एक अन्य महत्वपूर्ण पार्टीशन बनता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत डिफेक्टिव थी। वह हार्पिक की बोतल केस फाइल के रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं थी जिससे हार्पिक पिए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने हार्पिक की खाली बोतल को कभी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन में जब्त नहीं किया है। अस्पताल ने महिला मरीज के पेट से उस हार्पिक को धोकर बाहर निकाला बताते हैं, लेकिन पेट के धोवन की फोरेंसिक या रासायनिक जांच नहीं करवाई गई थी कि वास्तव में उस धोवन के अंदर, जो पेट की धोवन थी, उसमें हार्पिक मौजूद था या नहीं था। तो महिला ने हार्पिक पिया, यह केवल एक मौखिक आरोप भर है, उसका कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस पूरी केस फाइल के रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। इस एक बात से कि कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, पूरा प्रोसिक्यूशन केस सिर के बल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट या उसकी जगह बना हुआ 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक अब प्रोसिक्यूशन कभी साबित नहीं कर पाएगा कि पी जाने वाली वस्तु हार्पिक थी। इन सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो बात किसी व्यक्ति की विशिष्ट जानकारी में होगी तो उस बात को साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसके पास वह विशिष्ट जानकारी होती है। यह महिला और इसका प्रोसिक्यूशन दोनों कह रहे हैं कि पी गई वस्तु हार्पिक थी, तो यह बात साबित करना कि वह हार्पिक थी अब इन दोनों का ही काम है, इन दोनों की ही जिम्मेदारी है।
लेकिन हार्पिक की खाली बोतल व पेट की धोवन के अभाव में देखते हैं कि ये दोनों इस बात को कैसे प्रूव करेंगे। पेट की धोवन के अभाव का मुद्दा क्रॉस एग्जामिनेशन में उठाया जाना अनिवार्य है। उसी में हार्पिक की खाली बोतल को जब्त न किए जाने का मुद्दा भी उठाया जाएगा। अंत में सबसे भयंकर पॉइंट आता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कानून के उल्लंघन का। पुलिस को महिला द्वारा हार्पिक पीने की जानकारी 12 जून 2024 को मिल गई थी। उन्होंने उसका बयान भी उसी दिन 12 जून 2024 को रिकॉर्ड किया था, लेकिन एफआईआर दर्ज की गई थी 29 जून 2024 को। एफआईआर में लिखा हुआ है घटना घटित हुई 12 जून 2024 को सुबह 9 बजे, जबकि एफआईआर दर्ज हुई 29 जून 2024 को शाम 6:10 पर। जितनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई वह 12 जून 2024 और 29 जून 2024 के बीच में हुई। इन्हीं 17 दिनों में सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई थी। इसका मतलब यह है कि घटना हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और जब सब कुछ निपट गया तो उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर सबसे आखिर में दर्ज हुई। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 1348 और उसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट थी ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 2 SCC 1। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पुलिस को जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है तो उसे सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टिगेशन की जा सकेगी। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर से पहले नहीं की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा एफआईआर के बाद की जाएगी। लेकिन यदि यह कानून है तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो पूरी इन्वेस्टिगेशन पहले कंप्लीट हुई और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद सबसे अंत में जाकर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के कानून को शीर्षासन करवा दिया है। जिस दिन यह चार्जशीट हमारे क्रॉस के इन 4 कानूनी फिल्टर्स से छन कर बाहर आएगी तो इसकी हालत बिगड़ चुकी होगी। प्रोसिक्यूशन अपनी जान बचाता हुआ घूमेगा, आरोपी पूरी तरह से निष्कंटक हो चुका होगा। अंत में हमारा कहना है कि जहां जरूरी हो हर केस में एक नई तकनीक की रचना करें, उसे विकसित करें। जो उस केस के लिए जरूरी हो उस तरीके से आगे बढ़ें। यदि किसी केस में आपको मुश्किल हो रही हो तो वहां आप हमसे परामर्श करें। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, कानून का तरीका बताएंगे। आपको यह जानना चाहिए कि आपके वाला प्रोसिक्यूशन केस मिट्टी में कैसे मिलाया जा सकता है। हम हमेशा आपकी विजय की कामना करते हैं। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।